जिसे हम लोग मोहम्मद गोरी के नाम से ही जानते हैं। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी इसका पूरा नाम था। तो इससे रिलेटेड सबसे पहला जो पॉइंट जो समझने के लिए वो है परिचय। तो परिचय क्या है वो उसको देखते हैं। भारतीय सीमा क्षेत्र से अफगानिस्तान के क्षेत्र में एक प्रदेश था जिसका नाम था गजनी। उसी गजनी प्रदेश का शासक गजनबी भारत में आक्रमण किया। उसने 17 बार आक्रमण किए। सभी आक्रमण लगभग उसने जीते और भारत से बड़ी संख्या में धन लूट करके वो वापस लेकर के गया। लेकिन गजनी में जब उसके उत्तराधिकारी हुए तो वो उतने मजबूत उत्तराधिकारी शासक नहीं बन सके। परिणाम स्वरूप गजनी का साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा। और इसी क्रम में उसी गजनी साम्राज्य के अंतर्गत एक क्षेत्र था जिसका नाम था गौर। उस गौर प्रदेश में एक नया वंश, छोटा सा वंश उभर करके सामने आता है और उस वंश का जो स्थापना है या पहला शासक जो देखने को मिलता है वो कुतुबुद्दीन हसन था। अब कुतुबुद्दीन हसन के 6 बेटे होते हैं, फिर उनमें साम्राज्य बढ़ता है। फिर आकर के एक शासक जो महत्वपूर्ण शासक उभर करके आता है उसी का नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है गोरी के संबंध में पढ़ना। इसके पूर्वज, इसके वंशों के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो बस यहां पर आपको मूल रूप से यह ध्यान देना है कि गौर प्रदेश जो पहले गजनी के ही साम्राज्य क्षेत्र में हुआ करता था, वहां पर एक नए वंश का उदय होता है जिसे संसवानी वंश के नाम से हम जानते हैं। इसी संसवानी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक उभर करके आता है मोहम्मद गोरी, जिसने भारत पर कई आक्रमण किए। अब इसके भारत पर आक्रमण के इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे। आक्रमण के क्रम में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु उभर करके सामने आते हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं उसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है इसके उद्देश्य के संबंध में कि आखिर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। थोड़ा सा अंतर है गजनबी में और मोहम्मद गोरी में। गजनबी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य जहां धन लूटपाट करना और यहां से संपत्ति प्राप्त करना था, वहीं गोरी का उद्देश्य थोड़ा अलग था। वह मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार भारतीय सीमा तक करना चाहता था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। साथ ही साथ वह जो गजनबी प्रदेश था उस पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। तो इस उद्देश्य से इसने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोनों में अंतर साफ साफ स्पष्ट याद रखिएगा कि जहां गजनबी का उद्देश्य भारत में आक्रमण करने का जो था वो धन लूटना था, वहीं गोरी का उद्देश्य भारतीय सीमा क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। तो इसी उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण करने की मंशा बनाई। इस क्रम में उसने सबसे पहला आक्रमण जो भारतीय क्षेत्र में किया वो मुल्तान में किया, जो आपको पता होगा कि वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में है। तो इस मुल्तान में उसने आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। यहां से आपको एक प्रश्न बनता है कि मोहम्मद गोरी ने भारतीय सीमा क्षेत्र में पहला आक्रमण कब किया। तो पहला आक्रमण उसने 1175 में किया। कहां किया? मुल्तान पर किया। और इसमें उसको क्या मिली? तो जीत मिली। पहली जो आक्रमण थी उसकी, उसमें उसको सफलता मिली। इस सफलता से वह काफी खुश हुआ और भारतीय सीमा क्षेत्र में और आक्रमण करने के संबंध में योजना बनाने लगा। उसका जो मूल ध्यान था वह था कन्नौज क्षेत्र पर, जो कि मध्य भारत में स्थित था। तो उसकी पहली मंशा थी कि वह कन्नौज भारत अर्थात मध्य भारत के क्षेत्र पर जो है वह अपना अधिकार कर ले, ताकि भारत के अधिकांश भागों पर अधिकार करना आसान हो जाए। तो वह कन्नौज को केंद्र बना करके या उद्देश्य का मूल केंद्र बना करके भारतीय सीमा की ओर बढ़ना शुरू करता है। अब भारतीय सीमा क्षेत्र में उसके आक्रमण से पहले हम लोग थोड़ी सी स्थिति जान लेते हैं इस मैप के माध्यम से भारत में क्या कंडीशन थे। इस समय गुजरात के क्षेत्र में चालुक्य वंश का शासन था, जहां का राजा भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय था, जो कि अल्पवयस्क था। और इनकी माता नाइक देवी जो एक विधवा थी, वह भी इनके शासन में योगदान करती थी। तो इस तरह से नाइक देवी और भीम द्वितीय के नेतृत्व में चालुक्य वंश का शासन गुजरात में चल रहा था। कन्नौज के क्षेत्र में गढ़वाल वंश का शासन था, जो एक राजपूत वंश था और इसके शासक उस समय जयचंद थे।
इसके अलावा अजमेर के क्षेत्र में चौहान वंश का शासन था, जिसके शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाने जाते हैं और राजपूत शासकों में एक महान राजपूत शासक के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पर अजमेर में चौहान वंश थे और दिल्ली में भी चौहान वंश थे। इसकी एक छोटी सी स्टोरी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अजमेर क्षेत्र में जो चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान के पिता थे, उनकी शादी जो है दिल्ली में हुई थी। और आपको पता होगा कि दिल्ली में जो तोमर वंश थे, उन्होंने ही दिल्ली की जो है स्थापना की थी। तो इस तरह से दिल्ली और अजमेर में वैवाहिक संबंध था। और पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे अनंगपाल, दिल्ली के शासक थे, वो निसंतान थे, अर्थात उनके पास पुत्र नहीं था। तो वो उन्होंने क्या किया कि पृथ्वीराज तृतीय को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इस प्रकार अजमेर के शासक भी पृथ्वीराज चौहान ही हो गए और दिल्ली के शासक भी पृथ्वीराज चौहान ही हो गए। तो इस तरह से अजमेर से लेकर के दिल्ली तक के क्षेत्र पर पृथ्वीराज चौहान के माध्यम से चौहान वंश का शासन चल रहा था। तो एक बड़ा सा क्षेत्र जो है वो चौहान वंश के संपर्क में था। अब यहां से कुछ आगे जानने के जो विषय है, महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ये है कि इस क्षेत्र में चौहान वंश का शासक, इस क्षेत्र में चालुक्य का और इस क्षेत्र में कन्नौज का। इसके अलावा भी छोटे छोटे राजपूत वंश और कई शासक जो थे वो भारत के विभिन्न भागों में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो यही 3 बिंदु हैं जिन्हें आपको मूल रूप से ध्यान रखना है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि मोहम्मद गौरी ने भारत में पहला आक्रमण जो है मुल्तान में किया। 1775 ईस्वी में उसका आक्रमण जो है मुल्तान पे हुआ और वह अपने आक्रमण में पूरी तरह से सफल रहा। इस सफलता को देखकर उसने क्या किया कि अब इस मार्ग से जो है वो कन्नौज के क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास किया। और इसके लिए उसने सबसे पहले आक्रमण किया 1178 ईस्वी में गुजरात क्षेत्र पर। और गुजरातियों के शासक कौन थे? तो चालुक्य। चालुक्यों से भिड़ंत हुई गौरी की, और गौरी की इस युद्ध सीमा में भीम द्वितीय का नेतृत्व और नाइक देवी के नेतृत्व में जो युद्ध लड़ा गया वो माउंट आबू क्षेत्र में लड़ा गया और इस युद्ध में गौरी की पराजय हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी और भारत में पहला पराजय का सामना उसको अगर कहीं करना पड़ा था तो गुजरात में करना पड़ा था। और इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो भीम द्वितीय एवं नाइक देवी ने किया था। नाइक देवी के संबंध में कहा जाता है कि अल्पवयस्क पुत्र को जो है ये योगदान करती थी शासन चलाने में और बहुत ही साहसी महिला थी। इनके दोनों के प्रयासों से मोहम्मद गौरी की पराजय हो जाती है। तो यहां से एक प्रश्न पूछता है कि मोहम्मद गौरी की पहली पराजय भारत में कहां हुई थी या किसके साथ संघर्ष के दौरान हुई थी? तो चालुक्यों के साथ संघर्ष के दौरान हुई थी गुजरात में। तो ये आपको याद रखना है 1178 ईस्वी, यहाँ 75, ये 78। अब आते हैं प्रथम तराइन का युद्ध। ये भी आपने कई बार पढ़ा भी होगा बुक में कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच जो है तराइन का युद्ध हुआ था। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो पृथ्वीराज हम लोग पढ़ते हैं वो पृथ्वीराज तृतीय हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है तो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है। इस युद्ध में क्या हुआ कि 1191 में जब गौरी ने पृथ्वीराज के खिलाफ अजमेर क्षेत्र में आक्रमण किया, तराइन के क्षेत्र में यह लड़ाई लड़ी गई, तो इसमें गौरी को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा और वह भाग खड़ा हुआ। अब गौरी वापस जाता है और 1 साल पुनः तैयारी करता है, तैयारी कर कर भारत में आने का प्रयास करता है। जबकि दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के शासक थे वो ये सोचते हैं कि बहुत ही आसानी से हमारे सेनापति ने ही जब गौरी को पराजित कर दिया है तो अब वो दोबारा आएगा भी तो हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। तो चौहान यहाँ पे तैयारी नहीं कर रहा था, जबकि गौरी जाकर के वह अपने गौड़ प्रदेश में तैयारी कर रहा था अगले आक्रमण की। और इस दौरान पृथ्वीराज चौहान जहाँ अपने सैनिकों को संगठित नहीं कर रहा था, वहीं गौरी को 2 सेनापति मिलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसको। कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, ये सेनापति के सहयोग से वो भारत आने का प्रयास करता है।
दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान ना तो उनके संबंध चालुक्यों के साथ अच्छे थे, ना तो उनके संबंध कन्नौज के साथ अच्छे थे। इसका रीजन था कि राजपूत शासकों में अपने अपने क्षेत्रों के लेकर के कई बार संघर्ष देखने को मिलते हैं और एकता नहीं देखने को मिलती है, जो भी पृथ्वीराज चौहान के द्वितीय तराइन युद्ध में पराजय का कारण बनता है। इसके अलावा आपने पढ़ा भी होगा कि पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज के क्षेत्र पर आक्रमण करते हुए इनकी पुत्री जयचंद की पुत्री जो संयोगिता थी उसका अपहरण करके उससे जो है प्रेम विवाह किया था, या फिर ये भी कहा जाता है कि स्वयंवर से उसको प्रेम विवाह के तहत जो है वो वापस ले आए थे। तो कन्नौज क्षेत्र और अजमेर के इस पृथ्वीराज चौहान के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। परिणाम स्वरूप जब द्वितीय तराइन का युद्ध 1192, ये याद रखेंगे 1191 1192, इसमें जब द्वितीय तराइन के युद्ध में गौरी भारत आया तो इस बार किसी भी राजपूत शासकों ने उनका सहयोग नहीं किया और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार जाते हैं और गौरी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज की हार हो जाती है। अब यहाँ पे कई कहानियां प्रचलित हैं। एक जो इतिहासकार अधिकांशतः मानते हैं कि इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया, बंदी बना ले जाने के बाद उसे अजमेर में रखा गया और बाद में ऐसा पाया गया कि पृथ्वीराज चौहान जो है वह किसी प्रकार से कूटनीति कर रहा है, संघर्ष के लिए प्लान कर रहा है, तो उसकी हत्या कर दी गई। ये एक कहानी है। दूसरी ओर आपने नाम सुना होगा चंद बरदाई का, पृथ्वीराज रासो की जिसने रचना की है। उस पृथ्वीराज रासो में एक कहानी ये प्रचलित है कि पृथ्वीराज चौहान ने ही गौरी की हत्या की थी और उसके संबंध में जो है बहुत सारी कहानियां आपको मिल जाएंगी कि उसने बैठा हुआ था, इसकी आंखें फोड़ दी गई थी, तो इसने जो है तीर चला करके पृथ्वीराज चौहान ने जो है गौरी की हत्या कर दी थी। तो अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो केवल तराइन युद्ध से प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे जुड़ा हुआ कहानियों से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब जो ये दोनों युद्ध के पश्चात जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि इस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। ये प्रश्न पूछता है कि भारत में मुस्लिम संस्था के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो वास्तव में मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आया था, उसके बाद गजनबी आया था, उसके बाद गौरी आया था, लेकिन ना तो कासिम ना ही गजनबी भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित कर पाया था। वास्तव में भारतीय सीमा क्षेत्र में मुस्लिम सत्ता स्थापित अगर किसी ने किया था तो वो किया था गौरी ने। और इससे ये प्रश्न पूछता है कि भारत में मुस्लिम सत्ता के संस्थापक के रूप में किसे जानते हैं। साथ ही साथ भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई, मुस्लिम सत्ता के विकास होने लगा और यहीं से फिर आपको देखने को मिलता है कि जो ये लोग भारत में आए थे इनका उद्देश्य अब केवल धन लूटना नहीं रह गया था, बल्कि भारत में रहकर भारतीय सीमा क्षेत्र में शासन करना हो गया था। तो इससे भी आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले बिंदु की ओर। अब अगली लड़ाई जो है ये अजमेर और दिल्ली, ये दोनों आ गए मोहम्मद गौरी के चंगुल में, क्योंकि उसने द्वितीय तराइन युद्ध में हरा दिया पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान का जो सीमा क्षेत्र था अजमेर का और दिल्ली का, ये दोनों ही अब गौरी के कब्जे में आ जाते हैं। अब चूंकि मोहम्मद गौरी का उद्देश्य मूल रूप से कन्नौज क्षेत्र पर ही अधिकार करना था, इसके कारण उसने फिर लड़ाई लड़ी चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया और इसमें लड़ा गया जयचंद और गौरी के बीच। अब आपने पढ़ा था कि दोनों के बीच जो चौहान वंश थे या यहाँ पे गढ़वाल वंश थे, इन दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। यही कारण था कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की थी और जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तो जयचंद को हराना भी गौरी के लिए आसान हो गया। परिणाम स्वरूप इस चंदावर के युद्ध में गौरी की जीत हो गई और जयचंद की पराजय हो गई। और देखते ही देखते इस सीमा क्षेत्र के जो प्रमुख शासक थे वो हार करके बाहर हो गए और गौरी का लगभग साम्राज्य पर जो है अपना एक अच्छा खासा दायित्व या कब्जा जो है वो बन गया। अब यहाँ पे एक नोट में पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है
इस कन्नौज में जीत दर्ज करने के बाद मोहम्मद गोरी ने एक सिक्का चलाया और सिक्के पर जो है उसने देवी लक्ष्मी की जो है आकृति बनवाई। ये कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि किस मुस्लिम शासक ने अपने विजय की उपलक्ष्य में जो है अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र उत्कीर्णित करवाया या चित्र बनवाया, तो ये मोहम्मद गोरी ने करवाया था। मोहम्मद गोरी ने देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई, साथ ही साथ दूसरी ओर इसमें जो है अरबी भाषा में कलमा भी लिखवाया। तो एक ओर देवी लक्ष्मी का चित्र और एक ओर जो है अरबी भाषा में कुछ कलमा लिखे गए। ये एक सिक्का जो है उसने कन्नौज विजय के बाद चलवाया था, जिसको लेकर के कई एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि गजनबी ने संस्कृत में उस पर कुछ लिखवाया था, उसी तरह से इसने देवी लक्ष्मी की आकृति वाली सिक्के जो है इसने चलवाए थे। तो मोहम्मद गोरी से संबंधित कुछ पॉइंट्स थे, इनको थोड़ा सा फिर से रिकॉल करते हैं, फिर लास्ट में आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि गौर प्रदेश में एक संसवानी वंश की स्थापना हुई। इसके सबसे प्रमुख शासक थे शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। इसने भारत पर आक्रमण किया अपने साम्राज्य की स्थापना और साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से। पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया। दूसरा आक्रमण जो महत्वपूर्ण आक्रमण है 1178 में गुजरात के खिलाफ, जिसमें उसको पराजय का सामना करना पड़ा। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में था वो था चंदावर का युद्ध। इन सभी युद्धों में अगर सबसे महत्वपूर्ण युद्ध का किसी को दिया जाता है तो तराइन का द्वितीय युद्ध सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी युद्ध के पश्चात जो है भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। मोहम्मद गोरी की यह प्रमुख जीत साबित हुई और वह भारतीय सीमा में अपनी पैठ जमा पाया था। अब आते हैं, गोरी इस क्षेत्र पर विजित करने के बाद अपने सेनापति को यहाँ छोड़ देता था और वापस चला जाता था गौर प्रदेश में। अब इस बार क्या हुआ कि जब वह ये सारे जीत करके गौर प्रदेश गया तो उसका गजनी के क्षेत्र से एक संघर्ष हुआ, जिस गजनी के क्षेत्र में वो हार गया। तो पुनः भारत आया। पुनः भारत वो जब सबसे अंतिम बार भारत आया वो 1205 ईस्वी में आया और 1205 ईस्वी में आकर के उसने खक्कर जनजाति, जो एक जनजाति क्षेत्र था सीमा प्रांत क्षेत्र में, उसको हरा करके वो भारतीय सीमा में पहुंचा और फाइनल डिसीजन लिया कि नहीं, फिर से मुझे वापस जाना है। वापस जाने के लिए उसने 1206 में यह निर्णय लेकर के जब वह वापस लौट रहा था तो उसी खक्कर जाति समूह ने जो है उसकी हत्या कर दी। कहा जाता है कि वो आते समय उसको जीतते हुए आया था और जाते समय वो जनजाति इंतजार कर रही थी कि वापस लौटो, इस बार तो हम तुम्हारा काम खत्म करेंगे। नतीजा ये हुआ कि मोहम्मद गोरी जब वापस जा रहा था तो खक्कर जातियों ने उसकी हत्या कर दी और इस तरह से 15 मार्च 1206 ईस्वी को हत्या हो गई मोहम्मद गौरी की। और जो भारतीय साम्राज्य जो जीता हुआ क्षेत्र था, अब वह अपने एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके गया था। तो इस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र का मालिक बन जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहां से 2 पॉइंट हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक है कुतुबुद्दीन ऐबक और एक है बख्तियार खिलजी, जो 2 प्रमुख सेनापति में थे मोहम्मद गौरी के। कुतुबुद्दीन ऐबक इस सीमा प्रांत क्षेत्र में ही अपने शासन व्यवस्था को मजबूत करने में लगा रहता है और 1206 में उसने एक नए वंश की स्थापना की जिसे दास वंश या मामलूक वंश के नाम से जाना जाता है। तो दास वंश, गुलाम वंश, मामलूक वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। तो अगले जो वीडियोस की सीरीज आएगी उसमें हम लोग सल्तनत काल को पढ़ेंगे और उसमें इन विभिन्न वंशों को कि दास वंश कौन है, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, इनसे रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? तो दास वंश की स्थापना की और लाहौर से ही इसने अपना शासन चलाना शुरू किया। पाकिस्तान क्षेत्र में लाहौर में इसकी सत्ता थी। बाद में इल्तुतमिश आता है जो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है पहली बार और दिल्ली से शासन करना शुरू करता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में इसमें एक शॉर्ट जानकारी अगले वीडियोज में, जहां हम लोग स्पेशली दास वंश को पढ़ेंगे, वहां डिटेल में पढ़ेंगे। बख्तियार खिलजी को पढ़ते हैं कि बख्तियार खिलजी भी इसका एक सेनापति था। वह इस सीमा क्षेत्र से बाहर निकलता है और बंगाल बिहार के क्षेत्र में जो है आक्रमण करता है और बंगाल बिहार के क्षेत्र में उसने 1200 से लेकर के जो है
1206 तक के बीच में जो है ये इसने इस क्षेत्र में आक्रमण किया। और इस आक्रमण के दौरान बिहार के क्षेत्र में उसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को ध्वस्त किया, जिससे बहुत सारे पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा एसएससी हो, रेलवे हो, सभी जगह इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिहार में जो प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसको ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। जो कौन था? तो यह एक प्रकार से सेनापति था मोहम्मद गोरी का, जिसने बिहार बंगाल के क्षेत्र पर अभियान के दौरान ये कार्य किए थे। जब उसने बिहार के इन प्रमुख शिक्षा केंद्रों का तहस नहस कर दिया तो फिर उसके बाद वह बढ़ा बंगाल की ओर। बंगाल की ओर वहां पर एक शासक था जिसका नाम था सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। तो इसने बंगाल के क्षेत्र पर आक्रमण किया और लक्ष्मण सेन जो है वो अपना जो है किला छोड़ करके भाग जाता है। परिणाम स्वरूप इस बंगाल क्षेत्र पर भी बख्तियार खिलजी का शासन स्थापित हो जाता है और वह लखनौती तक जो है अपना सीमा बना करके वहां पर टिक जाता है। तो इस तरह से बख्तियार खिलजी ने बिहार बंगाल को भी मोहम्मद गौरी के सीमा क्षेत्र में पहुंचा दिया। तो यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बिंदु है कि बिहार और बंगाल विजित करने का जो श्रेय है पहली बार किस मुस्लिम शासक को दिया जाता है? तो बख्तियार खिलजी को दिया जाता है, क्योंकि बिहार और बंगाल जीतने का स्वप्न जो है ना तो गोरी ने देखा था ना तो ऐबक ने देखा था। यह स्वप्न डायरेक्ट किसने देखा? बख्तियार खिलजी ने देखा, जो कि सेनापति था। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको आप